फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आवृत्ति और आवर्तकाल वाले टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं वहीं तक लेक्चर को स्टॉप किया था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आवर्तकाल। तो चलिए हेडिंग देते हैं, हम लोग आवर्तकाल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम पीरियड, यानी कह सकते हैं कि आवर्तकाल क्या है, तो कहेंगे कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्तकाल कहते हैं। दोलन या चक्कर भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे किसी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्तकाल कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। यानी आप कॉन्सेप्चुअली कह सकते हैं कि कोई भी कण एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसी टाइम को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई कण है वृत्तीय पथ पर घूम रहा है और एक चक्कर पूरा करने में अगर वो मतलब एक चक्कर में 5 टाइम्स लेता है, यानी 5 सेकंड लेता है, तो यह 5 सेकंड क्या कहलाएगा दोस्तों, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे कोई कण है वो एक चक्कर पूरा करने में 10 सेकंड ले रहा है या 10 मिनट ले रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 10 मिनट होगा। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों, हम लोग देखेंगे आवृत्ति। हेडिंग हम लोग देंगे आवृत्ति, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। तो इसको कहते हैं कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, या एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो लिखेंगे किसी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों या ब्रैकेट में आप चक्कर लिख सकते हैं, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों या चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी अगर ध्यान से देखें तो एक चक्कर पूरा करने में, जैसे एक सेकंड में कोई कण 10 बार चक्कर लगा रहा है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 10 हर्ट्ज होगी। इसे चलिए मैं दिखा दे रहा हूं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स या
हर्ज, 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 ठीक है, सेकंड इनवर्स या हर्ज, एच और ये लिखिए जेड, हर्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ज होता है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो लिखेंगे चूंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। यानी आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, n से, और आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं, t से। तो फॉर्मूला निकल के आया n इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, 1/t। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1/t अगर मात्रक निकालना चाहते हैं तो t का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आवृत्ति का मतलब मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ज होता है hz, कैपिटल में h और स्मॉल में z होता है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे आवर्तकाल और आवृत्ति, काफ़ी छोटा टॉपिक होता है, आप जनरली समझ सकते हैं। अब कोणीय वेग के बारे में मैं बता चुका था। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग, जिसको आप लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन तैयार करना चाहूँ तो सबसे पहले औसत लेंगे, औसत रेखीय वेग। अगर आपसे औसत रेखीय वेग पूछ दे तो इसको डिनोट करते हैं दोस्तों v बार से, v बार इक्वल्स टू होगा डेल्टा s बाई डेल्टा t, ठीक है। इसको आप अगर इक्वेशन 1 कर दें, आप v बार इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा s बाई डेल्टा t, यानी समय के साथ जो विस्थापन में चेंज होता है, विस्थापन में जो चेंज होता है या विस्थापन की दर को, विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, औसत रेखीय वेग कहते हैं। यदि डेल्टा टी की जो वैल्यू है जीरो की तरफ टेंड करती हो तब, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो तब v इक्वल्स टू होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो ध्यान रखिएगा, लिमिट लगाते ही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है, उसी केस में हम लोग क्या लगाते हैं, लिमिट, और लिमिट के लगते ही ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाती है, डी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी और भी सूक्ष्म पार्ट हमें प्राप्त होता है, आप कहेंगे डी एस बाई डी टी। और इस डी एस बाई डी टी को क्या कहते हैं दोस्तों, यहीं ये वाला जो स्मॉल भी, जो आपको भी दिख रहा है, जहां आप कर सकते हैं भी क्या है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक रेखीय वेग, क्या है, तात्क्षणिक रेखीय वेग, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पर, विशेष समय पर जो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, यानी रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, उसे ही तात्क्षणिक रेखीय वेग कहते हैं। तो अगर हम लोग परिभाषा तैयार करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि रेखीय विस्थापन की दर को, रेखीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय वेग कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। तो रेखीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, तो v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है,
इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि v इक्वल्स टू ds/dt, और ds क्या होता है, रेखीय विस्थापन होता है, क्योंकि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उस कण में दो वेलोसिटी पाई जाती है, एक रेखीय वेग पाया जाता है और एक घूमता है कण तो उसमें क्या पाया जाता है, कोणीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग की मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, आवर्तकाल बताया, आवृत्ति बताया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो चलिए देख लेते हैं रेखीय वेग। चलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं कलर चेंज करके अब बता दे रहा हूँ यहाँ से। अब चलिए मैं यहीं ले रहा हूँ। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन v/w, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ANGULAR वेलोसिटी, OCITY, समझ चुके होंगे आप लोग, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम लोग इसी रिलेशन को देखेंगे, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध को देखेंगे। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध को समझने के लिए अब हमें चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिगर के माध्यम से ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमने माना कि कोई कण है, वो क्या हो रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये सेंटर O है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई कण है जो कहाँ चला, A पॉइंट से घूमता हुआ v1 वेग से, आप दिखा सकते हैं कि ये वेग क्या है, v1 वेग से जाता हुआ ये इस पॉइंट पे घूम के पहुँच गया। मान लेते हैं ये वेग जो हो गया वो क्या हो गया, v2 वेग से चला गया, यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, और ये वेलोसिटी क्या हो गई है, v1। यानी कोई कण A से घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया है दोस्तों, B पे पहुँच गया है। इस केस में ये यहाँ पर एंगल कुछ ना कुछ बनाएगा, जो एंगल कहलाता है क्या, डेल्टा थीटा, और इसकी रेडियस हमने मान लिया r। तो जाहिर सी बात है कि A से B तक जाएगा तो ये कोणीय विस्थापन तो होगा, ये रेखीय विस्थापन भी होगा, वो होगा हमने मान लिया डेल्टा S, और ये डेल्टा S है ये A से लेकर, थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, A से लेकर B तक की दूरी क्या है, डेल्टा S। तो लिखेंगे, चूंकि A से B तक जाने में कण को क्या लगेगा, डेल्टा T टाइम लगेगा, इसलिए कण का कोणीय विस्थापन। तो लिखेंगे, माना कण को A से B तक जाने में डेल्टा T समय लगता है, इसलिए कण का कोणीय विस्थापन, ये होता है, ये कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा है। तो एंगल बराबर क्या होता है दोस्तों, आर्क क्या होगा, डेल्टा S, और रेडियस क्या होगी, r माना गया। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है दोस्तों, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा S/r, ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर
1। अब लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर आप डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो डेल्टा थीटा बटे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एस बाई आप कर दें डेल्टा टी इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर वाला हिस्सा गया राइट साइड और इसको आप ले लें डेल्टा टी। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग मानेंगे कि डेल्टा टी के अत्यंत सूक्ष्म होने पर अगर डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म होगा तो उस केस में क्या लगता है दोस्तों, लिमिट लग जाती है। तो क्या होगा, लिमिट, अब लिमिट लगेगा डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा थीटा बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको ब्रैकेट में आप लिखें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट के, अब लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि लिमिट उसी पॉइंट पे लागू होता है जहां डेल्टा टी में चेंजेज होते हैं। चूंकि 1 बाई आर तो कांस्टेंट है, इसलिए कहाँ चला आएगा दोस्तों, 1 बाई आर इंटू जो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा की जगह क्या होगा, लिमिट के लगते ही डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, डी में। तो डी थीटा बाई क्या आ गया, डी टी इक्वल्स टू 1 बाई आर इंटू क्या हो गया, डी एस बाई डी टी। अब आपको तो मैंने बताया ही था डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, और 1 बाई आर और डी एस बाई डी टी अभी मैंने प्रूफ किया भी लिखते हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लियर ना होगा तो आप लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, और भी बराबर क्या होगा, डी एस बाई डी टी, यानी रेखीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। तो अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो चूंकि v बराबर क्या होगा, आर ओमेगा, तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 या 3, चलिए ये आप लिख सकते हैं 2 इक्वेशन। v इक्वल्स टू क्या हो गया, आर ओमेगा। अगर आप वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर v इक्वल्स टू होगा वेक्टर ओमेगा, वेक्टर v इक्वल्स टू होगा दोस्तों, ठीक है। तो वेक्टर v इक्वल्स टू जो होता है वो होगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये वेक्टर v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r हो गया। इससे भी आप लिख सकते हैं, चूंकि आप ध्यान रखिएगा ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। और अगर वेक्टर v के डायरेक्शन निकालना हो तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यानी अगर आपको कल्पना करें कि, अगर आप ये कल्पना करें कि कोई कण अगर इस तरीके से घूम रहा है, अगर इस तरीके से हम लोग ले लें तो कोई कण है यहाँ पर इस तरीके सेंटर के अबाउट चारों ओर घूम रहा है कोणीय वेग ओमेगा से। यहाँ पर आप दिखा दें कि वेलोसिटी क्या है, v है, और ये क्या है, r है। तो ये कण कहाँ घूम रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। तो आपको लेना पड़ेगा ऐसे, ये अगर आप घुमाते हुए अगर आपका अंगूठा ऊपर गया तो कहाँ होगा, जो सदिश फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ये, एक मिनट, जो ओमेगा होगा, अगर ओमेगा हमें निकालना होगा तो ऐसे घुमाएंगे। तो अगर वर्टिकल गया अंगूठा ऊपर तो ओमेगा कहाँ होगा, ऊपर,
कागज के तल के ऊपर अगर घुमाते हुए ये अंगूठा गया नीचे, तो उस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नीचे की तरफ होगी। ये चीजें राइट हैंड थंब रूल यानी अंगूठा हथेली वाला केस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ कंडीशन को देखते हैं। चूंकि वृत्तीय गति में, या आप लिख सकते हैं कि चूंकि, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान दें, बस 2 मिनट आप ले, इरेजर लेके हम लोग इसे मिटा दें। आपको पता होना चाहिए कि एक समान वृत्तीय गति में सारे कणों के जो कोणीय वेग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन रेखीय वेग क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। और वो रेखीय वेग इसलिए बदलता रहता है क्योंकि कण की सेंटर से दूरी r क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए कण का रेखीय वेग लगातार बदलता रहता है। तो चलिए मैं उसी चीज को अब समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं, लिखेंगे चूंकि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में ओमेगा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये बताइए, जब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो समीकरण 2 में अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो भी किस पर डिपेंड करेगा, आर पे। यानी भी लिख सकते हैं कि भी की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, आर। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आर ज़्यादा होगा यानी केंद्र से दूरी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी कण का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर केंद्र से उस कण की दूरी जितनी कम होगी उसका रेखीय वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैसे आप कल्पना करें कि जैसे ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे लेकर रोटेशन कर रहा है, चारों तरफ गोल गोल चक्कर मार रहा है, तो जो पार्टिकल यानी इस कलम के जो दूसरे हिस्से पे आप देख रहे हैं, इस साइड में जो कण होगा वो केंद्र से ज़्यादा दूरी पे होगा, इसलिए इसका रेखीय वेग ज़्यादा होगा। और कण के, अगर इसी कण के बीच वाले कण को ले लें, अगर हम पेन के बीच वाले हिस्से को कोई ले, कण को ले, तो उसकी सेंटर से दूरी क्या है, सेंटर से दूरी क्या है, कम है। तो जब सेंटर से दूरी कम होगी तो रेखीय वेग क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उस केस में कोणीय वेग तो कांस्टेंट होता है एक समान वृत्तीय गति में, लेकिन कण जो होता है, कण से केंद्र की दूरी जैसे जैसे अलग अलग होती है, भी का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। यानी कह सकते हैं कि जो कण का रेखीय वेग होता है केंद्र से उस कण की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कण की केंद्र से, अर्थात जो कण केंद्र के जितना पास होगा उसका रेखीय वेग उतना ही कम होगा, और जो कण केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अगर आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है तो दोस्तों आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको चीज़ों को समझा दे रहा हूँ रफली। जैसे हमने माना कि ये कोई एक समान वृत्तीय गति है, कोई सेंटर है, मान लो कि ये घूम रहा है, क्योंकि ये पिंड है तो पिंड का ये यहाँ घूमा, फिर अगर हम लोग अगर हम लोग इस पॉइंट को ले लें, फिर इस पॉइंट को, अगर हमने 2 पॉइंट लिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सरफेस की दूरी अगर हम r1 मान लें, और यहाँ पर हमने एक ए पॉइंट ले लिया और ये कण भी है जिसकी दूरी क्या होगी, अगर हम ये वाली दूरी जो है हम लोग दोस्तों r2 मान ले, तो उस केस में कण का अगर रेखीय वेग यहाँ हमने v1 माना तो यहाँ पर क्या होगा, v2 होगा। पिंड अगर ऐसे घूमेगा तो चूंकि v1 कण क्या है, केंद्र से दूरी ज़्यादा है, तो यानी r1 इज ग्रेटर देन क्या है, r2। तो जब r1 ग्रेटर है तो वेग क्या होगा, v1 इज ग्रेटर देन v2। यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि कण केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा, और कण केंद्र से जितने पास होगा उसका रेखीय वेग उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोशिश होती है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश किया जाए, फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।